हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लेकर आए हैं। और ये जो कोई मॉड्यूल नहीं है भैया, ये कोई भी मॉड्यूल नहीं है। ये टोटल कितने इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज हम टोटल 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन। और देख लीजिए, उससे पहले क्या देख लीजिए, अपना प्यारा सा विद्यालय। ये अपना प्यारा सा विद्यालय बना हुआ। ठीक, तो एक लाइक अपने प्यारे से विद्यालय के लिए कर दीजिए। ठीक, और इस मॉड्यूल में 25 टोटल क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल होती है, ठीक ना, इसमें से 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 50 नंबर हो जाते हैं, जिसमें से 17 नंबर एग्ज़ाम में लाना आवश्यक होता है। ठीक ना, यानी जो 17 नंबर से कम लेकर आएगा, 17 नंबर से कम लेकर आएगा, वो भैया हो जाएगा क्या, फेल हो जाएगा। ठीक, तो तुमको 17 नंबर से ज़्यादा नंबर ही लेकर आना है। ठीक ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखो, शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दें कि इसमें 25 क्वेश्चन हैं ही। ठीक ना, कितने 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें से तुम अपना देखते रहना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, अगर तुमको जवाब पता था, ठीक, तो उसमें हाँ कर देना कि हाँ मुझे ये जवाब पता है। ठीक, तो उसको अपना पॉजिटिव जोड़ लेना कि ये मेरा सही है। और जिस क्वेश्चन में मैंने पूछा आपको जवाब नहीं पता है, तो उसको कह देता कहना अपने मन से कि ये इसका जवाब मुझे नहीं पता है। तो इतने क्वेश्चन आप निकाल लेंगे कि जैसे 25 में से आपके कितने सही हो गए, 15 सही हो गए, 20 सही हो गए, 18 सही हो गए। ठीक, इस तरह अगर सही होंगे क्वेश्चन, तब आप जाकर पासिंग मार्क ले आएंगे। पासिंग मार्क ना लाएंगे, सिर्फ अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि किसी व्यक्ति के नाम का पहला लेटर क्या होता है। यानी कोई व्यक्ति का नाम लिखते हैं, जैसे लिख दिया मैंने राम, और जैसे मैंने लिख दिया सरवन। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया सुरेश, जैसे मैंने लिख दिया धीरज। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया कविता। ठीक, तो ये इसमें पूछ रहा है किसी व्यक्ति के नाम का पहला लेटर क्या होता है। क्या होता है, देखो क्या होता है पहला लेटर, कैसा लिखा। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कॉन्सोनेंट होता है, ऑप्शन सेकंड कहता है वॉवेल होता है, ऑप्शन थर्ड कहता है लोअर होता है, ऑप्शन फोर्थ कहता है कैपिटल होता है। ठीक, जब किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का ही नहीं, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है या प्लेस होता है, ठीक ना, उसका नाम किस में लिखा जाता है, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यानी ये जो बड़ा वाला अक्षर होता है इसको बोलते हैं कैपिटल लेटर। ठीक, तो किसी व्यक्ति का नाम हमेशा किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में। किस में, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक ना। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोला जाता है व्यंजन बोला जाता है। वावेल को बोला जाता है स्वर। स्वर क्या होते हैं, स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिसमें किसी बाह्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि स्वर कौन कौन से अंग्रेजी में हो जाएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये अंग्रेजी में हो जाएंगे। तो देखो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। ये तुमको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तुरंत लिख दो भैया कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है और हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल से बातें हैं। ठीक, ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो अभी तुरंत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विस्मयाद बोधक, यानी विस्मयाद चिन्ह कौन सा होता है, यानी जिसको बोला जाता है विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक। देखो यहाँ मैंने एक वो भी लगा दिया है ताकि आपको समझने के लिए ये चीज़ें और आसानी हो जाएंगी। यहाँ पिक्चर भी मैंने लगा दी है, इसी में सेट कर दी ताकि समझने में तुमको और आसानी हो जाएगी। देखो यहाँ लिखा हुआ है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये ऐसे चिन्ह लगता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सिंबल या विस्मयादि बोधक सिंबल। ठीक, इसमें क्या लिखा है, जिन वाक्यों में हर्ष, हैरानी, प्रसन्नता का भाव हो, उन वाक्यों में इस भावों को दर्शाने वाले शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाह तुम कक्षा में प्रथम आए, यानी जिसमें हमको क्या मिले, हर्ष, और क्या मिले, हैरानी और प्रसन्नता का भाव हो। ठीक ना, इस तरह के जो भाव दर्शाने वाले शब्द होते हैं, ठीक ना, उसके पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कहा जाता है अरे वाह तुम
आज स्कूल जल्दी आ गए, जल्दी आ गए। ठीक ठीक। अरे वाह के बाद देखो चिन्ह लगा हुआ ना, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, मतलब इसमें हर्ष हो रहा है, खुशी हो रहा है, हैरानी हो गई कि भैया तुम तो हमेशा लेट आते थे लेकिन आज तो तुम बड़ी जल्दी आ गए, इसलिए चिन्ह कौन सा है, विस्मयादिबोधक, जिसमें हर्ष भी हो रहा है और हैरानी भी हो या प्रसन्नता भी हो। प्रसन्नता कैसे, प्रसन्नता ऐसे होगी कि प्रसन्नता ऐसे होगी जैसे लिखा हुआ है, अरे वाह मैं प्रथम आया स्कूल में। ठीक है, कोई एग्जाम हो रहा था उसमें मैं प्रथम आ गया, तो ये क्या, ये खुशी मिल रही है। ठीक, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर हर्ष, खुशी, हैरानी का भाव दर्शाया जाता है। ठीक, ये पूछ रहा है, इसका सिंबल पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, इसका देखो चिन्ह पूछ रहा है। ये देखो यहाँ चिन्ह बने हुए हैं, कौन कौन सा चिन्ह है, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी जैसे कहे तुम, या कह दिया जाए तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, नहीं, जहाँ पर तुमसे प्रश्न पूछा जाए इसलिए इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ये फुल स्टॉप, यानी हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, जैसे राम स्कूल नहीं जाएगा, ये फुल स्टॉप लग गया, नहीं ये नहीं लगेगा, ये पूर्ण विराम हो गया। ठीक, ये पूर्ण विराम लग गया। ठीक, और ये तो तुमको पता है कौन सा साइन है, ये वो ऑप्शन नंबर तुम्हारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा, इसको हैच बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1 MB के बराबर होती, यानी 1 MB कितने KB के बराबर होती, किलोबाइट इसको बोलते हैं KB को, 1 MB कितने किलोबाइट के बराबर होती। ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है 1024 KB, ऑप्शन सेकंड है 284 KB, ऑप्शन थर्ड है 1250 KB, ऑप्शन फोर्थ है 1000 KB। तो जो 1 MB होता है ना बेटा, वो होता है 1024 KB के बराबर, कितने, 1024 KB के बराबर। अब तुमको देखो 1 GB कितने के बराबर होता है, बता दो भैया, 1 GB में कितनी MB होती हैं, 1 GB में 1024 MB होती हैं। ठीक, 1 MB में 1024 KB होती हैं, 1 GB में 1024 MB होती हैं। ठीक, 1 TB यानी जिसको देखो इसको G फॉर गीगाबाइट बोलते हैं, T फॉर टेराबाइट बोलते हैं। 1 TB यानी 1 TB यानी टेराबाइट की बात है, TB वो टेलीविज़न वाली बात नहीं कर रहे हैं, 1 TB की बात कर रहे हैं। 1 TB में कितने होती, कितने GB होती हैं, इसका जवाब तुमको कमेंट बॉक्स में देना है। 1 TB में कितनी GB होती हैं, इसका जवाब तुमको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, अगर नहीं पता है तो लिखो नो, यानी कि मुझे नहीं पता है। ठीक, तो हम इसका जवाब तुमको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कंप्यूटर क्या है। ये भैया बहुत छोटा सा सवाल बच्चों वाला, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आते हैं। ठीक ना, इसलिए इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सेकंड ऑप्शन कहता है पावर मशीन है, फोर्थ ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रिकल मशीन है, और फोर्थ यानी थर्ड ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रिकल मशीन है, फोर्थ ऑप्शन कहता है ये सभी। तो बताओ भैया कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणनाओं को करती है बहुत आसानी से, या और सारे काम कर सकती है बहुत आसानी से। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये पावर मशीन भी नहीं है। ठीक, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सभी हो नहीं सकता, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डिलीट की गई फाइल को पुनः वापस लाने के लिए इसे प्रयोग करते हैं। यानी जो फाइल डिलीट कर देते हैं ना भैया, हम क्या कर देते हैं, जिस फाइल को अगर कंप्यूटर में डिलीट कर दिया तो उसको वापस लाने के लिए, यानी वो डिलीट की गई फाइल कहाँ जाकर सेव हो जाती है, कहाँ जाकर सेव हो जाती है, जहाँ सेव होती है वहीं से जाकर उसको हम वापस ले आ सकते हैं। ठीक ना, कहाँ, यानी डिलीट की गई फाइल को वापस लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है रिसाइकिल बिन का, ऑप्शन सेकंड है CPU का, ऑप्शन थर्ड है
डस्टबिन का, ऑप्शन फोर्थ है मेमोरी का। क्या डस्टबिन का यूज करते हैं क्या? नहीं, डस्टबिन नहीं इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिसाइकिल बिन। क्या बोलते हैं? रिसाइकिल बिन इसको बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसाइकिल बिन, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो यहाँ लिखा CPU, ठीक, एक काम तुम्हारे लिए। CPU का पूरा नाम लिखिए भैया, इसका पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जवाब तुरंत दीजिए। इसका पूरा नाम, CPU का पूरा नाम क्या होता है, तुरंत कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पिक भी लगा दी है ताकि तुमको समझाने में और ज़्यादा आसानी हो जाए, तुम्हारी समझ में जल्दी आए। तुम्हारी एज से संबंधित मैंने पिक लगाई है, ठीक ना, जैसे तुम्हारी एज में जैसे व्यवहार होते हैं उसी तरह संबंधित मैंने पिक लगाई ताकि तुम आसानी से क्या कर सको, समझ सको। ठीक ना, हम तुम्हारी भाषा में तुमको समझाना चाहते हैं। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि आप वार्तालाप करते समय, यानी वार्तालाप करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यानी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे हाफ ही लिखे रहते हैं, ठीक, उसके बाद तुमको ये इतना समझना होता है कि इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का। ठीक, क्वेश्चन कहता है कि वार्तालाप करते समय यहाँ टिक फिल करना है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है हमें वक्ता की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। वक्ता मतलब ये एक, देखो एक व्यक्ति ये हो गया, एक व्यक्ति ये हो गया। ठीक ठीक, तो कहता है हमें क्या, वक्ता, इसमें से एक होगा वक्ता और एक होता है उसको जो सुनता है, जिसको बोलते हैं श्रोता। ठीक, यानी जो बोलता है या कहने वाला, जैसे हम इस समय पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हो गए, हम हो गए भैया वक्ता। ठीक, हम इस समय क्या पढ़ा रहे हैं तुमको, हम बोल रहे हैं ना, हम वक्ता हो गए और तुम क्या है, सुन रहे हो, तो तुम क्या हो गए, तुम हो गए श्रोता। ठीक, तो कहते हैं वार्तालाप करते समय क्या ध्यान करना चाहिए, हमें वक्ता की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। हाँ देखो भाई, हम तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो तुम हमारी बातों को अच्छी तरह से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। ठीक, तो सुनना चाहिए। तो अगर तुम हमारी बातों को अच्छी तरह से नहीं सुनोगे तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको तुम समझ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। ठीक, पहला ऑप्शन कहता है कि लगता है सही है, हमें वक्ता की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, सही। सेकंड ऑप्शन कहता है हमें वक्ता से वार्तालाप करना चाहिए, वक्ता से वार्तालाप करना चाहिए, वक्ता से क्या करना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए, ये भी थोड़ा लग रहा सही। थर्ड ऑप्शन कहता है वक्ता की बातों में हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं, वक्ता की बातों में कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो ना कभी कभी मंच पर बैठा होता है वक्ता, वक्ता कहाँ बैठा, मंच पर बैठा रहता है। ठीक, उसके आसपास नीचे छोटे छोटे लोग बैठे रहते हैं सुनने वाले। ठीक ना, कभी ऐसे बैठे हो कि लोग ऊपर मंच पे बैठे हुए हैं 2-4-5 लोग, जैसे कवि सम्मेलन होता है, ठीक ना, तो उनकी बातों को यहाँ बैठे पब्लिक जो है वो सुनती रहती। ठीक, तो ये कवि सम्मेलन होता है, ये हो जाते हैं लोग वक्ता हो जाते हैं। यहाँ जो पब्लिक बैठती है उसको बोलते हैं श्रोता बोलते हैं। ठीक ना, तो श्रोता क्या करते हैं, जो वक्ता कहता है उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और क्या वार्तालाप करते हैं, देखो यहीं देख लो, क्या वक्ताओं से वार्तालाप करना चाहिए, यहाँ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि वार्तालाप संभव ही नहीं। ठीक, फोर्थ ऑप्शन कहता है उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, नहीं, उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम उसकी बातों को क्या कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, तब हमारे के बीच जो संचार होगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, ये देखो यहाँ दोनों क्या कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं। ठीक ना, यानी आपस में एक दूसरे की बातें शेयर कर रहे हैं। ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी वक्ता की बातों को हमें क्या करना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। देखो चाहे वक्ता नहीं, केवल वक्ता ही नहीं, हमें अगर किसी के साथ दोस्ती में रहना, याराना में रहना, जैसे भी रहना, ठीक ना, चाहे फैमिली भी हो, चाहे हमारे दोस्त हों, चाहे हमारे आसपास के लोग हों, उनके साथ हमारा संचार माध्यम जैसा होगा वैसे ही हमारे उनके साथ रिश्ते बनेंगे। अगर दोनों के बीच संचार माध्यम अच्छा है, यानी दोनों के बीच अच्छी तरह से बातें होती हैं, एक व्यक्ति कुछ कहता है, एक व्यक्ति कुछ कहता है, बी व्यक्ति उसकी बातों को अच्छी तरह से समझता है, बी व्यक्ति कुछ कहता है, उसकी बातों को ए व्यक्ति अच्छी तरह से समझता है, दोनों की बातों को जब दोनों समझेंगे ना, तभी तो इनके बीच रिश्ते बन पाएंगे। चाहे रिश्ते चाहे जैसे रिश्ते, चाहे दोस्त हों, चाहे फिर फैमिली हो यानी परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे यार मित्र हों, चाहे आस पड़ोस मोहल्ले वाले हों। ठीक, जब दोनों की बातें दोनों सुनेंगे, समझेंगे, तभी जाकर रिश्ते बन पाएंगे, मजबूत बन पाएंगे। ठीक ना, तो देखो ये कुछ कह रहा है ए वाला, बी वाला कुछ सुन रही है, बी वाला कुछ कहेगी, ए वाला सुन रहेगा। ठीक ना, तो इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी संचार हो रहा है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से उसी तरह का है। 7 कहता है संचार हेतु
किनके बीच सामंजस्य जरूरी है, किनके बीच सामंजस्य जरूरी है। देखो ये देखो, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, ठीक। ये देखो ये कौन है, ये कौन है, गुलाबो बाई। ये कौन है, ये इमली लाल। कौन है, ये इमली लाल हैं। देखो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं, बातें कर रहे हैं। यानी बातें करने का मतलब हम कह रहे हैं यहाँ संचार हो रहा है, ठीक ना। यानी संचार करने के लिए बीच क्या सामंजस्य होना जरूरी है। सामंजस्य क्या, कौन कौन सा सामंजस्य होना जरूरी है, क्या चीज़ होना जरूरी है। संप्रेषक और संग्राहक, संप्रेषक और संग्राहक। देखो संप्रेषक वो व्यक्ति होता है जो प्रेषण करता है बातों को। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, ठीक। ए बी से कुछ कह रहा है, ठीक ना, तो ए हो गया संप्रेषक। ए क्या हो गया, ए हो गया संप्रेषक। बी क्या हो जाएगा, संग्राहक। संग्राहक मतलब वो जो ए की बातें सुनता है, यानी वो जो संप्रेषक की बातें सुनता है, ठीक। तो इसमें क्या चीज़, किनके बीच सामंजस्य होना चाहिए, ए और बी। ये कुछ कहेगी तो ये लड़का सुनेगा, ये लड़का कुछ कहेगा तो ये लड़की सुनेगी। यानी जब ए लड़की बोलेगी तो ये संप्रेषक हो जाएगी, जब लड़का लड़की की बात सुनेगा तो इसको बोल देंगे संग्राहक बोल देंगे। और जब लड़का बोलेगा तो ये हो जाएगा संप्रेषक, यानी बोलने के लिए। और जब लड़की लड़के की बात सुनेगी तो ये क्या हो जाएगी, संग्राहक हो जाएगी। मतलब सामंजस्य के लिए, सामंजस्य किसके किसके बीच जरूरी है, संप्रेषक और संग्राहक के बीच। ये संप्रेषक है और ये संग्राहक है, ठीक ना। ये कुछ बोलेगी तो ये सुनती, जैसे आजकल होता है कि अक्सर क्या ये औरतें बोलती रहें, महिलाएं या पुरुष उसकी बातों को सुनते रहते हैं नॉर्मली, ठीक ना। तो ये संप्रेषक हो जाएगा, ये संग्राहक हो जाएगा। ये जब ये बोलेगा तो ये संप्रेषक हो जाएगा, ये संग्राहक हो जाएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम बहुत अच्छा गाते हो। ये दर्शाता है, यानी ये क्या दर्शाता है। ये देखो ऑप्शन कहते हैं प्रतिपुष्टि, यानी इसको बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ाते हैं, ठीक ना, पढ़ाने के बाद पूछते हैं ना कि हमने पढ़ाया तुम्हारी समझ में आया कि नहीं, ठीक। जैसे हम कुछ तुमको पढ़ा रहे थे जहाँ, ठीक ना, ABCD कुछ पढ़ा रहे थे, तो तुमसे पढ़ाने के बाद पूछते हैं कि नहीं कि ये चीज़ें तुमको तुम्हारी समझ में आई कि नहीं आई, तो तुम सिर हिलाकर कहते हो हाँ सर आ गई, ठीक ना। तो ये जो तुम्हारा हाँ बोलना है या सिर हिलाना है, ये ही फीडबैक है। यानी तुम इससे सहमत हो गए हो कि मैंने जो तुमको पढ़ाया वो तुम्हारी समझ में आ गया। इसको बोलते हैं प्रतिपुष्टि। अगर समझ में तुमको नहीं आता तो हम कोई दूसरे माध्यम से तुमको पढ़ाते हैं, फिर से पढ़ाते हैं, ठीक। फिर पूछते हैं कि तुमको तुम्हारी समझ में आया बेटा कि नहीं आया, तो तुम फिर कहते हो कि हाँ सर आ गया है, ठीक। तो इसको बोलते हैं फीडबैक। यानी जब हम कोई कार्य करते हैं उस कार्य के बारे में दूसरे लोगों की सहमति देखते हैं, ठीक ना। उसकी जो जैसे हम कुछ बोलें तो इस व्यक्ति को सुनाई दिया, समझ पाया कि नहीं, अगर समझ पाएगा तो हाँ बोलेगा कि हाँ हमने क्या समझ लिया है। तो यही जो हाँ बोलना है यही है प्रतिपुष्टि, यानी फीडबैक, ठीक। तो ये कह रहा था, ये क्या कह रहा, तुम अच्छा गाते हो, मतलब एक यहाँ व्यक्ति था, ठीक ना, एक यहाँ और व्यक्ति है, ठीक। ये इससे कह रहा है कि तुम क्या बहुत अच्छा गाते हो, अच्छा गाते हो। इसका मतलब इसने पहले गाया होगा, गाना गाया होगा ना, गाया होगा तभी तो ये बता रहा है। तो इसने पूछा होगा कि तुम, इसने इससे पूछा होगा कि कैसा रहा मेरा गाना, तो इसने कहा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। तो ये क्या है, ये प्रतिपुष्ट है, यानी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फीडबैक, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ एक ऑप्शन पे और चर्चा कर लेते हैं। ये आज लिखा ऑप्शन बी लिखा हुआ संदेश प्रेषण। देखो भैया संदेश प्रेषण ये नहीं होगा। संदेश प्रेषण का मतलब होता है कोई व्यक्ति यहाँ है, ठीक ना, ये व्यक्ति यहाँ है, इसको जो संदेश यहाँ वाले व्यक्ति को भेजना होता है, ठीक ना, यहाँ से भेजना होता है, तब इसको बोला जाता है संदेश प्रेषण। चाहे फ़ोन के द्वारा चाहे पत्र के द्वारा लिखकर भेज दे, ठीक ना, तब इसको बोला जाता है संदेश प्रेषण। ये देखो ये कौन बच्चा है ITA का, बताइए ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो तुम्हारी एज के संबंधित मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाया है और इसमें टाइम भी लगा है फाइल को बनाने में, क्योंकि ये जितने भी पिक हैं इसको मुझे गूगल से निकालना पड़ा, उसके बाद यहाँ इनको स्थापित करना पड़ा, ठीक ना, उसके बाद हम यहाँ वीडियो बनाने बैठे हैं, ठीक ना। तो ये कह रहा है संप्रेषण प्रक्रिया है। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन यानी संचार। संचार कैसी प्रक्रिया है,
एक मार्गी का मतलब जहाँ एक ही व्यक्ति होता है। द्विमार्गी इसका मतलब होता है जहाँ दो व्यक्ति होते हैं। त्रिमार्गी जहाँ तीन व्यक्ति होते हैं। इनमें से कोई नहीं का कोई मतलब नहीं, ऑप्शन ही नहीं। तो देखो संचार इन दोनों के बीच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बढ़िया से संचार हो रहा है। ये फ़ोन पे इससे बतिया रहा है, ये इससे बतिया रहा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बतिया रहे हैं फ़ोन पर, ठीक ना। तो ये क्या संप्रेषण क्या है, ये द्विमार्गी है। देखो एक ये है, एक ये है, फलाने हैं ढमकानी है, ठीक। दोनों के बीच क्या हो रहा है, संचार हो रहा है। तो संचार कैसी प्रक्रिया है, ये भैया हमेशा द्विमार्गी प्रक्रिया है, द्विमार्गी प्रक्रिया है। यानी एक व्यक्ति यहाँ होगा, एक व्यक्ति यहाँ से कुछ जाएगा, यहाँ से फिर से वो वापस आएगा। यानी ये इससे बात करेगी और लड़की इससे बात करेगी, एक दूसरे से आपस में बतियाते रहेंगे, ठीक ना। तो ये संचार हमेशा द्विमार्गी प्रक्रिया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आज का वीडियो कैसा लग रहा है। जो मैंने एडिटिंग की है फाइल में, फ़ोटो लगाई हैं, पिक लगाई हैं तुमको समझाने के लिए, अच्छा लगाई हैं कि नहीं। अगर बताओ अच्छा लगाई हो मैंने, आपको ये अच्छा लग रहा हो पिक उक के बारे में, ठीक। तो ऐसे ही डेली हम लगा दिए करेंगे, ठीक ना। तुम बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाँ ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो बताइए, हम डेली ऐसे लगाते रहेंगे, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर सब लोग इसका आंसर दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है हम जो सुनते हैं उसका कितना % याद रख पाते हैं, ठीक ना। हम जो सुनते हैं, मान लीजिए हम यहाँ खड़े होकर तुमको पढ़ा रहे थे, ठीक ना, तुमको पढ़ा रहे थे, ठीक। तुम यहाँ बैठे थे सीट पर, ठीक। तब हम तुमको पढ़ा रहे थे, तो मैंने कुछ पढ़ाया, तुमको बोला, सुनाई दिया तुमको, ठीक। तो ये कह रहा है कि जो हम सुनते हैं, यहाँ तुम जो बैठे हो ना, हम जैसे मान लीजिए एक चैप्टर आकर पढ़ा गए, ठीक ना, एक चैप्टर आकर पढ़ा गए, ठीक। तो तुम उसका कितना % याद कर पाते हो, जितना हम पढ़ाते हैं उसका लगभग कितना % याद कर पाते हो। ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट कहता है 25 से 50%, यानी 25 से लेकर 50% तक पढ़ाए हुए को हम याद कर पाएंगे। ऑप्शन सेकंड कहता है 20 से लेकर 25% तक। ऑप्शन थर्ड कहता है 30 से लेकर 40% तक। ऑप्शन फोर्थ कहता है 30 से 35% तक, ठीक। तो जो हम सुनते हैं उसका लगभग 25 से 50% तक हम याद कर पाते हैं। यानी कि जितना भी यहाँ समझ लो, जितना भी यहाँ टीचर पढ़ाएगा उसका जो यहाँ स्टूडेंट बैठे होंगे लोग ना, जैसे तुम लोग बैठे होगे, तो उसका कितना अधिकतम 50% ही तुम याद कर पाओगे। वो भी पढ़ोगे तब, अगर तुम उसको रिवीजन नहीं करोगे, पढ़ोगे भी नहीं, तो वो भी तुम भूल जाओगे, ठीक। इसीलिए तो अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उनकी सब कुछ भूलने लगते हैं, ठीक। जैसे एक आध बच्चा अभी देखो, एग्जाम्पल है ना, तुम्हारे पास एक लड़का था, वो गया था लखनऊ चला गया था काम करने के लिए, उसके बाद अब आया तो उसको देखो कुछ चीज़ें भूल गया, ठीक ना। तो जो हम सुनते हैं उसका कितना % याद रख पाते हैं, 25 से लेकर 50% तक हम याद रख पाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये देखो भैया, पिक देखकर तुम आंसर लगा सकते हो, इसलिए मैंने पिक लगाई है। पिक को ध्यान से पहले देख लो, उसके बाद इसमें जवाब, पिक में ही जवाब छिपा हुआ है इस आंसर का। ये मैंने पिक इसलिए लगाई है ताकि तुम समझ सको, ठीक ना। अगर मैंने फिर से पूछ रहा हूँ, अगर ये जो पिक हम लगा रहे हैं ये तुमको अच्छी लग रही हो, ठीक ना, इस वीडियो में, तो बताइए, हम डेली ऐसे ही वीडियो बनाएंगे तो पिक लगा देंगे ताकि तुम्हारी समझ में अच्छी तरह से आ जाया करे, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, साक्षात्कार के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट कहता है हमें नए कपड़े सिलवाना चाहिए। मान लीजिए कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप ITI करने के बाद कहीं जॉब, प्राइवेट जॉब करने या गवर्नमेंट जॉब करने के लिए कहीं गए, ठीक, किसी कंपनी में, ठीक। तो उससे पहले, सबसे पहले तुम्हारा क्या लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक ना। यानी तुम्हारा साक्षात्कार किया जाएगा, ठीक। यानी तुम्हारी आंतरिक गुणवत्ता के बारे में जांचा गया जाएगा कि तुम जिस पद पर जा रहे हो उस पद पर काम करने के काबिल हो कि नहीं हो, उस पद पर बैठकर उस पद की गरिमा को बना पाओगे कि नहीं, यानी कामों को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक ना। इसलिए इंटरव्यू लिया जाता है। तो इसमें इंटरव्यू के दौरान क्या करना चाहिए, हमें नए कपड़े सिलवाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हमें नए कपड़े सिलवा कर ही जाना चाहिए पहनकर। कहीं होली खेलने को थोड़ो जाना है कि होली मिलने जाना तो हम नए ही कपड़े पहना कर जाएंगे, ठीक ना। सेकंड ऑप्शन कहता है खूब अच्छी तरह सजना संवरना चाहिए। ये क्या हम कहीं शादी विवाह में नहीं जा रहे हैं, ठीक ना। खूब अच्छी तरह सज धज कर हमें नहीं जाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सज धज कर निकल गए। सज धज कर कहाँ जाएगा, बारात जाया जाता है, शादी विवाह में जाया जाता है, ठीक ना। थर्ड ऑप्शन कहता है दोस्तों के साथ पूर्वाभ्यास करना चाहिए, दोस्तों के साथ पूर्वाभ्यास करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन कहता है खूब पढ़ना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं खूब पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, यानी आंतरिक
वास्तविकता के बारे में पूछी जाती हैं। तो ये हमेशा पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि खूब पढ़ कर चले जाओगे इंटरव्यू पास करने, नहीं। देखो यहाँ ऑप्शन छिपा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 क्या कर रहे हैं, ये स्पीक में ध्यान से देखो भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों के साथ पूर्वाभ्यास करना चाहिए, यानी हाँ हम जब इंटरव्यू जाएंगे तो उससे पहले अपने दोस्तों के साथ बात करेंगे, इंटरव्यू के बारे में पूछेंगे कि इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे होता है, और हमें अपने आप को कैसे मेंटेन करना, कैसे अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट करना है, ताकि वहाँ के लोग हमसे प्रभावित हो जाएं। यानी कम्युनिकेशन, संचार को पहले हम बना लेंगे, संचार का माध्यम पहले हम क्या कर लेंगे, सीख लेंगे, संचार कैसे करते हैं, बोलेंगे कैसे, हम कैसे बैठेंगे, कैसे वार्तालाप करेंगे, हमारा आई कांटेक्ट कैसा होगा, ठीक ना, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, हमारे शब्द कैसे होंगे, हमारा लहजा कैसे होगा, ठीक ना। ये सारी चीज़ों पर हम कहाँ डिस्कस करते हैं, अपने फ्रेंड लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, और बैठकर एक दूसरे का इंटरव्यू जैसे व्यवहार करते हैं। इंटरव्यू ऐसे बैठते हैं कि ना, जैसे एक व्यक्ति बन जाएगा, ये कहेगा चलो सब लोग आकर अपना अपना इंटरव्यू देगो, तो ये सबसे पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है। जैसे उस दिन हमने क्लास में पूछा था नहीं बच्चों से कि 2 मिनट अपने बारे में बताइए, 2 मिनट, केवल यही पूछा था, 2 मिनट किसके, अपने बारे में बताइए, ठीक ना। तो यही इंटरव्यू में चीज़ें होती हैं कि पहले आप जाएंगे तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा, अपना परिचय दीजिए, ठीक ना, अपना परिचय दीजिए, ठीक। तो परिचय जब पहले से आपको अच्छी तरह से हैबिट रहेगी बोलने की, तभी तो वहाँ अपना परिचय अच्छी तरह दे पाएंगे, नहीं तो यही लगेगा कि आप बस बहुत है 10-15 सेकंड बोलेंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास शब्दों की कमी पड़ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरव्यू के दौरान क्या करना चाहिए, इंटरव्यू के दौरान हमें अपने दोस्तों के साथ पूर्वाभ्यास करना चाहिए, ठीक। और इंटरव्यू में क्या चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं, मैंने क्लास में बताया था, शब्द और लहजा और बॉडी लैंग्वेज, ठीक, शब्द, लहजा, बॉडी लैंग्वेज, ठीक। ये लगभग इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, शब्दों का, ठीक। आपके शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए बातचीत करने में, आपका लहजा का मतलब होता है टोन, ठीक, वो भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक ना। ये चीज़ों का इंटरव्यू के दौरान बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, चाहे इंटरव्यू के दौरान हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग में हो, ठीक ना। जैसे कहीं खड़े होकर मंच पर बोल रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते, देखा नहीं तुमने, नेताओं को देखो वो कैसे कितनी अच्छी तरह से लोगों के सामने बोलते हैं। इसीलिए तो जैसे अपने प्रधानमंत्री को देख लो, बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, उनके पास शब्दों का चयन भी बढ़िया होता है, उनकी टोन भी होती बढ़िया, लहजा भी, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखो मैच करती रहती, इसलिए लोग ज़्यादा उनकी ओर आकर्षित होते हैं, उनसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक ना। देखो मैंने इस क्वेश्चन में कितनी सारी चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरव्यू के दौरान हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए। देख लो भैया, अभी इसी भी बात कर रहे हैं, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, ये देखो, ये लड़की इंटरव्यू का देने गई है, आईएएस का इंटरव्यू से पिक ली गई है, ठीक ना। ये टीम पूरी बैठी हुई है 4 लोगों की, ठीक ना, ये 4 लोग बैठे हुए हैं, ये लड़की इंटरव्यू देने गई है, ये आईएएस का इंटरव्यू देने गई है, ठीक, उसी के मैंने पिक ली है, ठीक। ये है इंटरव्यू के दौरान भाषा हमारी कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है हिंदी, ऑप्शन सेकंड कहता है अंग्रेजी, ऑप्शन थर्ड कहता है समझ आने वाली, ऑप्शन फोर्थ कहता है ए व बी, यानी हिंदी व अंग्रेजी, ठीक। तो बताओ भैया, बड़ी ध्यान से इसका आंसर देना। इंटरव्यू के दौरान भाषा कैसी होनी चाहिए। इंटरव्यू के दौरान ना तो अंग्रेजी होनी चाहिए ना तो हिंदी होनी चाहिए, ठीक ना। अगर कहीं हम जा रहे हैं, अगर हिंदी हमारी मुख्य भाषा है तब हिंदी बोलकर काम चला लेंगे, ठीक ना। तो उससे बेहतरीन एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सबसे बेहतरीन है। ये कह रहा है कि समझ आने वाली भाषा, मतलब हम जब जाएंगे तो वहाँ ऐसी भाषा बोलेंगे उनके सामने बोर्ड मेंबर के साथ कि उनको आसानी से क्या आ जाए, समझ आ जाए। ऐसा नहीं हिंदी भी बोल देंगे, बहुत खड़ी हिंदी बोल देंगे, ठीक ना, तो उनको समझ ही ना आए। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी बोल देंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन वर्ड, टिपिकल वर्ड बोल देंगे तो हो सकता है इनको समझ भी ना आए, ठीक ना। तो हम ऐसी भाषा बोलेंगे जो सबको, बहुत ही कैसी भाषा होनी चाहिए, सरल और सहज। और भाषा कैसी होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, जो सब लोगों को आसानी में समझ में आ जाएगा। देखो भैया, एक कहावत पे है ना, एक कहावत है, यानी कहावत क्या है, जिसकी भाषा सरल होती है उसको सब कुछ मिल जाता है।
क्या, जिसकी भाषा सरल होती है, सरल का मतलब बहुत सरल भाषा हो, ठीक ना, ऐसा नहीं कठिन भाषा हो। जो कठिन भाषा होगी ज़्यादा, जैसे हम तुम्हारे सामने बोलें बहुत कठिन कठिन शब्द बोलें, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोलें, तो क्या तुम समझ पाओगे? बिल्कुल नहीं समझ पाओ, तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा ना। तो हम कहते हैं जिसकी भाषा सरल होगी उसको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक ना। सब कुछ मिलने का मतलब जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा, ठीक। तो तुम भी हमसे क्या रहोगे, एग्री रहोगे, सहमत रहोगे, ठीक ना। तो इंटरव्यू के दौरान भाषा कैसी होनी चाहिए, समझ आने वाली भाषा होनी चाहिए। ये लड़की बैठी है, ये इंटरव्यू देने गई थी, ठीक ना। अब देखो यहाँ तुमको अगर पता हो सकता है ना पता हो, अगर पता हो तो जो IAS होता है ना बेटा, इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए, अगर पता हो तब, ठीक है। अगर ना पता हो तो गूगल से देख लेना, ठीक, देख लेना, लिखना मत कमेंट में बॉक्स में, गूगल से देख जरूर लेना IAS का फुल फॉर्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये देखो बैंक से भागा जा रहा है लड़का, देख लो, समझ में आ रहा है लड़का कहाँ बैंक से पैसे निकाल के क्या कर रहा है, लप्पू चक्कर हो जा है, यानी 9 2 11 होने जा रहा है, ठीक। चलो क्वेश्चन पे देखते हैं, ये पिक लगा दिया, थोड़ा समझिए। पिक ऑप्शन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आप ATM से 1000 निकालें, यानी आप गए ATM के पास, ATM से आपने पिन नंबर डाला, 1000 रुपये के लिए आपने पिन नंबर डाला, यानी आप 1000 रुपये निकालना चाहते हैं, ठीक ना। ATM ने आपको 1500 दे दिए, आप गए थे 1000 निकालने, ATM ने आपको 1500 रुपये निकाल दिए, ठीक। तो आप क्या करेंगे, ये पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन फर्स्ट कहता है पैसा लेकर सीधे घर जाना, ये देखो पैसा लेकर सीधे भाग जा रहा है, ठीक। सेकंड ऑप्शन कहता है पैसा गरीबों में देना, यानी जो बचे हुए हैं, कितने एक्स्ट्रा पैसे बचे हुए हैं, ठीक ने, 500 रुपये, ठीक ना, उनको क्या करोगे, उनको लेकर घर भाग जाओगे। या सेकंड ऑप्शन कहता है पैसा, वो जो पैसा होगा 500 वो गरीबों को, छोटे बच्चों को, गरीबों को बांट दोगे। थर्ड ऑप्शन कहता है बैंक के करीबी ब्रांच में शिकायत करना। फोर्थ ऑप्शन कैसा, पैसा वहीं छोड़ देंगे, क्या पैसा वहीं छोड़ देंगे। देखो ना तो हम पैसा लेकर घर जाएंगे, ना ही पैसा वो गरीबों को बांटेंगे, ना ही पैसा वही छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, बैंक के करीबी ब्रांच में जाकर बात कर लेंगे। मान लीजिए जिस बैंक का ये ATM लगा होगा, ठीक ना, उसी के आसपास जो बैंक होगी, ठीक ना, उसमें जाकर बात करेंगे कि हाँ सर जो है मैंने 1000 रुपये का विड्रॉल फिल किया था निकालने के लिए, और ये 1500 रुपये निकल आए, इसका मतलब मशीन में क्या हो गई, कोई ना कोई फॉल्ट हो गई है, खराबी हो गई, आप लोग उसको जाकर क्या करिए, ठीक करिए, ठीक। तो ये सूचना कहाँ दे देंगे, हम जाकर बैंक में इसके बारे में शिकायत करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि यदि किसी देश का GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, यानी पूरे देश का जो घरेलू उत्पाद होता है उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो यानी अगर किसी देश में GDP में वृद्धि होती है तो किसका हित होगा, यानी किनको लाभ मिलेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, उस देश के उद्योगों को, यानी उस देश में जो लगे भारी उद्योग हैं या कंपनी वाले, क्या उनको लाभ होगा, हाँ उनको भी लाभ हो सकता है। सेकंड ऑप्शन कहता है देश के श्रमिक बल को, क्या श्रमिक बल को लाभ हो सकता है, श्रमिक बल को लाभ हो सकता है। पूरे समाज को भी लाभ हो सकता है। ये सभी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सभी नहीं होगा, यहाँ होगा पूरे समाज को लाभ होगा। किसका, पूरे समाज को लाभ होगा। GDP बढ़ रही है किसी देश की तो उस देश के पूरे समाज को, उस देश नहीं पूरे समाज को लाभ होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GDP का। देखो भैया GDP के आधार पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, GDP के आधार पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस नंबर पर है, वो चौथे नंबर पर पहुंच गई है, चौथी रैंक पर है, ठीक ना। किस आधार पर, GDP के आधार पर भारत की रैंक कितनी है, चौथी रैंक है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये कोई रहा क्वेश्चन नंबर 15। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ATM का पूरा नाम इसको हम बताएंगे नहीं, ठीक ना। इसका जवाब तुमको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, इसका हम आंसर बताएंगे नहीं, ये बहुत ईजी है, सब लोग दीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बैंक में KYC करते हैं, KYC नाउ योर कस्टमर, यानी अपनी कस्टमर को जानो, यानी अपने ग्राहक के बारे में जानकारी रखो, यानी नाउ योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक के बारे में जानो। ये क्या करते हैं बैंक में, KYC क्यों करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए। सेकंड ऑप्शन कहता है
पैसा स्थानांतरित करने के लिए, यानी पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। थर्ड ऑप्शन कहता है जान पहचान बढ़ाने के लिए, भैया हमारे कोई रिश्तेदार नहीं कि जान पहचान बढ़ाएंगे, ठीक ना। फोर्थ ऑप्शन कहता है पैसा जमा, यानी पैसा कितना पैसा जमा है इसकी जानकारी रखने के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यह बैंक बनी हो, तो बैंक क्या करता है, इस व्यक्ति का क्या करता है, KYC करता है, ठीक। ये इसलिए करता ताकि वो ग्राहक की वास्तविक पहचान को सत्यापित कर सके, ना कि पैसा जमा करने की, कितना पैसा जमा है इसकी जानकारी के लिए, ना कि जान पहचान के लिए, ना कि पैसा स्थानांतरित करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने हेतु KYC, ठीक ना। नाउ योर कस्टमर इसका फुल फॉर्म होता है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। शरीर से अत्यधिक पसीना निकलने से क्या हो सकता है, यानी बाई चांस आप काम कर रहे हैं, दोपहर में, खड़ी दोपहर में काम कर रहे हैं, कोई भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक, तो आपके शरीर से क्या निकल रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, ठीक ना। तो इससे क्या हो सकता है, ऑप्शन फर्स्ट डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सेकंड पेट में दर्द, ऑप्शन थर्ड मेंटल डिसऑर्डर, ऑप्शन फोर्थ डेंगू, ठीक। तो देखो शरीर से जब बहुत ज़्यादा पसीना निकल जाता है तो हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाती है, पानी की क्या हो जाती है भैया, कमी हो जाती है, पानी की कमी। और जब पानी की कमी हो जाती है तो उसको बोला जाता है डिहाइड्रेशन। क्या बोला जाता है, पानी की कमी को बोला जाता है डिहाइड्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जब बहुत ज़्यादा हम काम करेंगे और शरीर से हमारे पसीना निकल जाएगा तो इसको बोला जाता है डिहाइड्रेशन हो जाएगा। पेट दर्द को थोड़ा होता है ना, तो मेंटल डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर मतलब मानसिक बीमारी है, ठीक ना, मानसिक एक तरह की बीमारी है ये, ठीक। डेंगू भी एक तरह का बीमारी है, बट पसीना निकलने से नहीं होता, ये मच्छर के काटने से होता है डेंगू, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि व्यावसायिक खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, किसके कारण व्यावसायिक खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, व्यावसायिक खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, कारण बताना। व्यावसायिक का मतलब जैसे कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक ना, उसमें कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उसके कारण खतरा हो सकता है, तो किसके कारण, रासायनिक संकट, यहाँ यानी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं सारे, ठीक ना, तो कहीं इसमें रसायन भी थोड़ा बहुत होगा, केमिकल रखा होगा, ठीक ना, कंपनी में, उसके कारण संकट उत्पन्न हो सकता। भौतिक संकट मतलब कोई कंपनी का कोई पार्ट क्षति हो जाए, डैमेज हो जाए, टूट जाए, तो उसके कारण भी संकट हो सकता है। और ऑप्शन थर्ड कहता है जैविक और मनोवैज्ञानिक संकट, जैविक भी हो सकता है, जैविक हथियार होते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं जो कोरोना चला था भैया ना, कुछ लोग कहते हैं जो कोरोना चला था वो जैविक हथियार है, मतलब ऐसा हथियार जो वायरस के द्वारा लोगों को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाए, ये प्रभावित करे, इसको बोलते हैं जैविक हथियार, ठीक ना। तो बोलता है ऑप्शन थर्ड कहता है जैविक और मनोवैज्ञानिक मतलब व्यक्ति के मानसिक स्थिति के आधार पर जो संकट उत्पन्न होते हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक संकट कहते हैं। तो व्यावसायिक खतरा कौन कौन से हो सकता है, पहला तो हो ही सकता है रासायनिक संकट के कारण, सेकंड भी हो सकता है भौतिक संकट के कारण, और थर्ड हो सकता है जैविक संकट के कारण। तो इसका मतलब इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आया। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, ध्यान से सुनना, कि फैक्ट्री एक्ट के तहत, अब देखो भैया, अभी देखो बताइए, कारखाना अधिनियम कब आया, तुरंत बता दो, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। कारखाना अधिनियम कब आया, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आप क्वेश्चन कहता है कि फैक्ट्री एक्ट यानी कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं के काम करने का समय प्रतिबंधित है, यानी किसके बाद महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं। ऑप्शन फर्स्ट सुबह 5 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद। सेकंड ऑप्शन कहता है सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद। प्रतिबंधित का मतलब मनाही है, यानी रोक है, वो काम नहीं कर सकती, ठीक। यानी कारखाना अधिनियम जो आया था ठीक, हम बताएंगे नहीं कब आया था, ठीक। इसमें बताया गया था कि महिलाएं जो है रात को काम नहीं कर सकती, किस लिए, सुरक्षा के लिए, ताकि उनकी सुरक्षा को मेंटेन रख सकें, वो सुरक्षित रूप से काम कर सके, ठीक ना। तो बता रहा है थर्ड ऑप्शन कहता है सुबह 6 बजे से पहले और रात के 8 बजे के बाद काम नहीं कर सकती। और लास्ट ऑप्शन कहता है सुबह 7 बजे से पहले और रात 8 बजे से बाद, ठीक। तो जो कारखाना अधिनियम आया था उसमें ये बताया था कि महिलाएं सुबह 6 बजे से पहले और रात शाम 7 बजे के बाद काम नहीं कर सकती, यानी वो 6 बजे मॉर्निंग से लेकर 7 बजे शाम तक ही इसी बीच वो काम कर सकती हैं किसी भी कारखाने या फैक्ट्री में,
ठीक ना। रात को काम नहीं कर सकती वो सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक ना, ताकि वो उनकी सुरक्षा की जा सके, इसलिए ऐसा नियम बनाया गया था। ठीक, ये कारखाना अधिनियम आया था, उसमें बात ये बताई गई थी। कब आया था इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसी के अनुसार हम बता रहे हैं आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। ILO का विस्तार, ये देखो भैया, ILO विस्तार बताइए तुरंत इसका, यानी फुल फॉर्म बताना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919। तुरंत बोलो, बताया था नहीं? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बताया था तुरंत, जिनेवा में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? जिनेवा में है। ये कंपनी क्या करती है? क्लास में उस दिन कल ही तो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये क्या काम करती है? जो श्रमिक लोग होते हैं, ठीक ना, श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करती है। श्रमिकों के कल्याण के लिए संगठन काम करता है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। कहाँ हुई थी? जिनेवा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना, ठीक ना। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा ध्यान करेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि छोटे व्यवसाय की तुलना में बड़े व्यवसाय की आवश्यकता होती है। यानी छोटा व्यवसाय कोई है, ठीक ना, और कोई बहुत बड़ा व्यवसाय है, ठीक ना, इसके बीच की क्या आवश्यकता होती है इसकी अपेक्षा? ये छोटा है, ये बड़ा है, क्या आवश्यकता होगी? व्यक्तियों की संख्या कम, यानी यहाँ व्यक्ति 5 लगे हुए, क्या यहाँ 4 व्यक्ति लगेंगे? बिल्कुल नहीं। सेकंड ऑप्शन, पूंजी की संख्या कम, यहाँ पूंजी का मतलब यहाँ मान लीजिए 10,000 रुपये लगा हुआ है, तो क्या यहाँ 8,000 रुपये लगेंगे, काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन थर्ड कहता है अधिक संख्या में व्यक्ति, अगर यहाँ 10 व्यक्ति लगे हुए हैं, यहाँ 50 व्यक्ति लगे हुए हैं, हाँ तब जाकर काम होगा। यानी छोटे व्यवसाय में कम पैसा लगता है, कम लोगों की आवश्यकता होती है। बड़े व्यवसाय में ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा व्यक्ति उसमें काम करते हैं, ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। डी कहता है छोटी मशीनें, यानी यहाँ बहुत बड़ी मशीनें लगेंगी, यहाँ बहुत छोटी मशीनें लगेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये कहता है झटका लगे व्यक्ति को क्या नहीं पिलाना चाहिए? मान कोई व्यक्ति है, ठीक ना, ये व्यक्ति था, ये कहाँ गया था? ये गया था वायर पर। ठीक, इसने जाकर वायर पकड़ लिया, तो ये जाकर इसको क्या लग गई? करंट लग गई। करंट लग गई तो इसको क्या नहीं पिलाएंगे? ऑप्शन फर्स्ट पानी, ऑप्शन सेकंड चाय, ऑप्शन थर्ड दूध, इनमें से कोई नहीं। तो देखो भैया, जब भी झटका लगे किसी व्यक्ति को, विद्युत का झटका लगे, तो उसे कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए। क्या? कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस व्यक्ति को हम कुछ भी नहीं पिलाएंगे जब इसको क्या लग जाएगा? इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3R, यानी 3R, यानी RRR, इसको बोला जाता है 3R। 3R कौन कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीट है, एक बार पूछ चुके हैं, बता भी चुके हैं। 3RR का ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है रिजर्व, रिड्यूस, रिसाइकिल। सेकंड ऑप्शन कहता है रीयूज, रिजर्व, रिड्यूस। थर्ड ऑप्शन कहता है रिजर्व, रीयूज, रिड्यूस। फोर्थ ऑप्शन कहता है रिड्यूज, रिसाइकिल, रीयूज। तो जो RR होता है इसमें एक R होता है रिड्यूज का, एक R होता है रिसाइकिल का, एक R होता है रीयूज का। इसका मतलब होता है, रिड्यूज का मतलब होता है यानी कि हम कोई भी चीज़ का, जैसे प्लास्टिक का नाम ले देते हैं, प्लास्टिक का बैग या बैग की बात करते हैं, या थैली, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक ना। तो रिड्यूज का मतलब होता है कि प्लास्टिक और बैग की थैली का हम कम से कम उत्पादन करेंगे, ताकि वो प्लास्टिक थैली पानी में बहकर कहीं जाकर पर्यावरण को दूषित ना करे। रिसाइकिल का मतलब होता है प्लास्टिक की थैली का यूज करेंगे, उसके बाद उसी प्लास्टिक की थैली को क्या, देखता नहीं, जैसे हम प्लास्टिक को कोई सामान लेकर आते हैं यहाँ,
लेकर आ गए प्लास्टिक की थैली या बैग लेकर आ गए, वो जो कुछ दिन यूज करते हैं उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, तो उसको कहाँ भेज देते हैं, कबाड़ी वाले के पास भेज देते हैं कि नहीं, कबाड़ी वाले के पास, ठीक ना, कबाड़ी वाले के पास देते हैं। कबाड़ी वाला क्या करता है, वो बड़ी कंपनियों को में जाकर वही प्लास्टिक बेच देता है। कंपनियाँ क्या करती थी, वही प्लास्टिक से फिर से गलाकर दूसरी प्लास्टिक के सामान बनाकर बेच देती हैं, ठीक ना। इसको बोला जाता है रिसाइकिल। क्या बोला जाता है, और रिसाइकिल। रीयूज का मतलब उसी का उपयोग करना, यानी रीयूज का मतलब उसी का बार बार उपयोग करना, इसको बोलते हैं रीयूज, ठीक ना। तो पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर कौन से हैं, रिड्यूस यानी हम उसका उत्पादन कम करेंगे, ठीक ना, जो पर्यावरण को दूषित करने वाले तत्व होंगे, ठीक ना। सेकंड है उसका रिसाइकिल कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन कहता है उसको हम रीयूज कर लेंगे, बार बार उपयोग करते रहेंगे, ठीक ना। इससे पर्यावरण हमारी प्रभावित होने से बच जाएगी, यानी नुकसान होने से बच जाएगा। यहाँ देखो मैंने वो भी बना दिया है, देखो भैया, ये देखो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो 3R, ये देखो रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। ये देखो कूड़ा कबाड़ा सब बीन के कहाँ, डस्टबिन में डाल रहे हैं, डस्टबिन वाले भी कबाड़ी ले जाए, कबाड़ी कंपनी में, कंपनी से फिर से उसी सामान को से कोई नया प्रोडक्ट नया सामान बना दिया जाएगा, ठीक ना। ये इससे अगर इसको ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा। कौन कौन सा पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण हो जाएगा। प्रदूषण कौन कौन सा, तो ये देखो एयर यानी वायु प्रदूषण, वाटर यानी जल प्रदूषण, और नॉइज यानी ध्वनि प्रदूषण, ठीक ना। ये सारे चीज़ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं यानी प्रभावित करते हैं। इनसे बचने के लिए हम 3R का उपयोग करते हैं। याद हो गया 3R कि नहीं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये देखो बढ़िया सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, कैसे मैंने बनाई है इसकी। देखो यहाँ फिगर में देख लेंगे पहले, ठीक। फिगर देखो ये क्या है, ये है घास। घास, घास को कौन खाता है, ग्रास ऊपर, ये टिड्डा बना हुआ है, टिड्डे को कौन खाता है, ये खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला, ये खाद्य श्रृंखला, ठीक। ये देखो ये घास है, घास को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक, मेढक को कौन खाएगा, सांप, ठीक ना। तो ये फूड चेन यानी जिसको बोलते हैं फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, ठीक ना। तो ये आप क्वेश्चन में देख लो। फिर अगर और आगे जाएगा सांप, फिर क्या हो जाएगा, सांप को जब मर जाएगा तो और उसको पक्षी जैसे बाज ये सारे पक्षी खा लेंगे। जब ये भी हो जाएंगे तो ये डीकम्पोजर होकर फिर से वो घास के रूप में हो जाएंगे, ठीक। यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर फिर से ये सर्किल बन जाएगा, ठीक। तो ये कहता है सही खाद्य श्रृंखला है। यहाँ देखो फिगर में मैंने समझा दिया, ठीक। घास, घास को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक, मेढक को कौन खाएगा, सांप। यही 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, इसलिए 4 तक समझा रहे हैं, ठीक। आप अब देखो इसका जवाब क्या देखना पड़ेगा, क्या ये बताना पड़ेगा तुमको इसका जवाब, या हम ही बताएं, ये बता पाओगे, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर है, बताइए। चलिए देख लेते हैं, पहला देते हैं। ये कहता है घास, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा सांप, सांप को खाएगा मेढक। क्या ऐसा है क्या कि घास, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा सांप, सांप को खाएगा मेढक? ऐसा श्रृंखला नहीं दी गई है। सेकंड है घास, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप। देखो भैया घास, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप। तो देखो ये श्रृंखला सही बनी हुई कि नहीं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेंगे। ये देखो कहता है घास, घास को खाएगा सांप। भैया घास सांप खाता ही नहीं, इसलिए पहले से ही गलत हो गया। फिर फोर्थ ऑप्शन कहता है घास, घास के बाद हिरन, हिरन के बाद बकरी, बकरी के बाद शेर। क्या सही है? ये देखो घास को तो हिरन खा लेता है, लेकिन हिरन को क्या बकरी खाती है? तो ये श्रृंखला नहीं बन पा रही है, तो ये भी श्रृंखला क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। ठीक, ये देखो यहाँ फिगर में बना हुआ देख लीजिएगा। ठीक, मैंने पीपीपी बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है भैया। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है, नहीं है आज का 25वां क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भैया, विश्व पर्यावरण यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 2 जनवरी, ऑप्शन सेकंड है 19 जुलाई, ऑप्शन थर्ड है 5 जून, ऑप्शन फोर्थ है 15 अगस्त। तो जो पर्यावरण दिवस होता है ना, वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बताइए 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? बता दीजिए तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना सब लोग। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस
इस दो में से बताना, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है या गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। देखो यहाँ कुछ और अतिरिक्त डे मैंने ऐड कर दिया है जो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, यानी दिवस हैं। ये क्या है दिवस, जैसे 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक ना, समझ में आ गया। ओजोन क्या होती है, ओजोन हमारी पृथ्वी के चारों ओर ये हमारी पृथ्वी हो गई, इसके चारों ओर एक परत पाई जाती है, ठीक ना, जो अल्ट्रावायलेट यानी हानिकारक जो किरणें होती हैं सूर्य की, उनकी किरणों को आने से रोक देती है, यानी उन किरणों को फिल्टर करके आने देती है ताकि हम लोग यहाँ पृथ्वी पर आराम से रह सकें। अगर ये ओजोन की परत ना हो, ठीक ना, वायुमंडल में, तो अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे पास शरीर पर आकर प्रभावित करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे स्किन कैंसर हो जाएगा, नहीं त्वचा का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये रहे आज के 25 क्वेश्चन। कितने 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक, अब इसमें से बताइए 25 में से तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने का जवाब तुमको नहीं पता था। ठीक ना, और हाँ एक चीज़ करना है तुमको, क्या करना है, लाइक ज़रूर कर देना। भैया तुम लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या कर देना, शेयर कर देना। और जो भी हम तुमसे पूछते हैं, प्रश्न देते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब भी दे दिया करो। ठीक ना, ये चीज़ें तुमको करनी ही करनी है। क्या करना, लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जवाब देना। ठीक, आज की ये रहे 25 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट दिन मिलते हैं किसी फिर से नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक की धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।